नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। शुरुआत अब करेंगे अब तक की 100 बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और ममता सरकार के साथ साथ लेफ्ट कांग्रेस पर निशाना साधा। इस रैली में करीब 7 लाख लोग शामिल हुए तो वहीं बीजेपी के 47 नेता पीएम के मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी ने बंगाल की लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं को नजरअंदाज किया और सिर्फ अपने भतीजे का लालच पूरा किया। मोदी ने कहा कि ममता भी भाई भतीजावाद के उस कांग्रेसी संस्कारों को नहीं छोड़ पाई जिनके खिलाफ ममता बनर्जी ने बगावत की थी। पीएम ने कहा कि लोकसभा में टीएमसी हाफ हुई है, इस बार पूरी तरह साफ होगी। तो आपको बता दें, पीएम ने कहा कि कांग्रेस को बनाने वाले बाहरी लोग थे और लेफ्ट को प्रेरणा बाहर के लोगों से मिली, जबकि बीजेपी के डीएनए में बंगाल के सूत्र हैं। रैली में अपनी गरीबी का जिक्र करते हुए पीएम ने गरीबों को अपना दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि खुद गरीबी देखी है, इसलिए उनका दर्द समझता हूं, इसलिए वो हमेशा अपने गरीब दोस्तों के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ठीक पहले मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी की सदस्यता ली और पीएम मोदी की रैली वाले मंच पर बीजेपी का झंडा उठाया। असल में बीजेपी को जिस बड़े बंगाली चेहरे की तलाश थी, बीजेपी को मिल गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वामपंथ के मंच पर दिखने वाले मिथुन का भगवा खेमे में आना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा यूटर्न है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल की जनता से कहा कि वो दिल से बंगाली हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बंगाल में रह रहा है वो बंगाली है। उन्होंने बंगाल की जनता से कहा कि भरोसा रखें, जो कहता हूं वही करता हूं। मिथुन चक्रवर्ती ने मंच पर संबोधित करते हुए बताया कि जब वो 18 साल के थे तब से उनकी कामना थी कि वो गरीबों के लिए कुछ करें। उन्होंने कहा कि वो सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां अमित शाह ने कन्याकुमारी में चुनावी रैली निकाली और डोर टू डोर कैंपेन का भी आयोजन किया। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पहले चरण के लिए 5 सीटों और दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कमेटी की बैठक के बाद बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने इन 13 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आपको बता दें, कांग्रेस बंगाल में वाम दलों और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पार्टी उम्मीदवारों की सूची में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता नेपाल महतो का भी नाम शामिल है, जो अपनी वर्तमान सीट बाघमुंडी से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि राज्य की प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टियां भाजपा और टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जबकि टीएमसी ने 291 लोगों के नाम की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी घमासान रोचक होने जा रहा है। राज्य के सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। यहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के 294 में से 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी, जिसको लेकर सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही हैं। आपको बता दें कि बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव होंगे। नंदीग्राम से उम्मीदवारी के ऐलान के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सीट उनके लिए चुनौती नहीं है और वो ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से ज्यादा हराएंगे। नंदीग्राम से टिकट मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु ने कहा कि लड़ाई नंदीग्राम से नहीं, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर है। बीजेपी नेता शुभेंदु ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के बिना यह देश एक इस्लामिक देश होता और हम बांग्लादेश में रहते। पश्चिम बंगाल के बाद कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए भी 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कांग्रेस के स्टेट यूनिट के अध्यक्ष रिपुन बोरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया का नाम प्रमुख है। उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक राज्यसभा सदस्य बोरा को गोहपुर से उम्मीदवार बनाया गया, तो सैकिया अपनी वर्तमान सीट नजीरा से चुनाव लड़ेंगे। असम विधानसभा चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव का पहला चरण 27 मार्च, दूसरा 1 अप्रैल, तीसरा 6 अप्रैल को संपन्न होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर 7,500वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे समर्पित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान लाभार्थियों से बातचीत की और कहा कि लोगों को पैसे के अभाव में दवाई खरीदने में दिक्कतें न आए, इसके लिए जन औषधि योजना की शुरुआत हुई।
उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दवा लेने में मदद मिल रही है, साथ ही युवाओं को आय का अवसर भी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 101वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग की सरकार कानून रद्द करे, एमएसपी पर कानून लाए। बता दें कि 26 नवंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा से निकले किसानों ने दिल्ली कूच किया था। रात में तमाम मुश्किलों और हरियाणा पुलिस की चुनौतियों का सामना करते हुए सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर पीएम पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मांग है, पूरा करिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्रीविजन के 5वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बार फिर किसानों से बात करने की इच्छा जताई और कहा सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस दौरान किसानों के नामों पर हो रही राजनीति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीति करने की आजादी सबको है, लेकिन क्या किसान को मारकर राजनीति की जाएगी? तोमर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए यह भी कहा कि विपक्षी दल कृषि अर्थव्यवस्था की कीमत पर राजनीति कर रहा है और किसानों के हितों पर चोट दे रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की आजादी देने के लिए 3 कानूनों को पास किया ताकि उन्हें फसलों का उचित निर्धारित मूल्य मिल सके। तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ साथ विपक्षी दल भी इन कानूनों के प्रावधानों में दोष बताने में विफल रहे। तोमर ने जोर देकर कहा कि कानूनों में संशोधन से सरकार के प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि इन कानूनों में कोई कमी है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने बेगूसराय से लोगों से कहा कि अगर कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता तो उन्हें बेत से मारे। गिरिराज सिंह ने कहा कि सांसद, विधायक और गांव का मुखिया का कर्तव्य जनता की सेवा करना है। अगर वे अपनी बात नहीं सुनते हैं तो दोनों हाथों से बेत उठाइए और उनके सर पर मारिए। उन्होंने कहा कि गिरिराज आपके साथ है। गिरिराज सिंह के बयान को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि यह सरकार चल रही है या महाजंगल राज। दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन 8 मार्च से 16 मार्च तक होगा। केजरीवाल सरकार के इस बजट में देशभक्ति की झलक देखने को मिल सकती है। बजट सेशन शुरू होने के साथ ही दिल्ली सरकार ने अगले हफ्ते 75 हफ्ते देशभक्ति महोत्सव मनाने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत 12 मार्च से कनॉट प्लेस पर की जाएगी। इस बार दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वर्तमान वित्त वर्ष के बजट से 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा हो सकता है। बजट में भी शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार पहले की तरह प्राथमिकता पर रखेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली को अब अपना शिक्षा बोर्ड मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट का 25% शिक्षा पर खर्च होगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रटने की व्यवस्था पर जोर नहीं रहेगा, बच्चों की रुचि के हिसाब से पढ़ाई होगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के सीएम के साथ बर्फीली पहाड़ियों पर गाड़ी चलाते दिखे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सामूहिक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों में डर पसर गया। घटना पाकिस्तान के मुल्तान जिले में रहीम यार खान शहर में हुई, जहां एक टेलर का काम करने वाले हिंदू शख्स उसकी पत्नी और बच्चे को मार दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। एएसआई ने कहा कि 8 मार्च को उसके अधीन आने वाले देश के सभी स्मारकों में महिलाओं को फ्री में एंट्री दी जाएगी। एएसआई के महानिदेशक ने अपने आदेश में कहा कि 8 मार्च को उनके किसी भी स्मारक में महिलाओं को शुल्क नहीं वसूला जाएगा। बता दें कि इस आदेश का फायदा भारत और दुनिया के दूसरे देशों से घूमने आई महिलाओं को भी होगा। जम्मू कश्मीर में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.9 नापी गई। हालांकि भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रहा। आपको बता दें कश्मीर में बीते दिनों कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरठ में किसानों की महापंचायत की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई। भारत में काफी दबाव के बाद शुक्रवार की रात नेपाल पुलिस ने पीलीभीत के हजारा इलाके में रहने वाले युवक का शव परिजनों को सौंप दिया। खीरी के गौरी फंटा बॉर्डर पर यह सुपुर्दगी एसएसबी और पुलिस के अफसरों के सामने हुई। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोग प्रस्तावित आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराते हुए अपनी ग्राम पंचायतों में आरक्षण को बदलने की मांग की है।
प्रस्तावित आरक्षण को लेकर तीसरे दिन भी आपत्तियों का दौर जारी रहा। तीसरे दिन 176 आपत्तियां आई। आपको बता दें, जिला पंचायत के प्रस्तावित आरक्षण को लेकर 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बेटे आयुष की पत्नी ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि खुद पर गोली चलवाने के बाद आयुष फरार है। आयुष की पत्नी का कहना है कि सांसद कौशल किशोर ने ही आयुष को फरार करवाया है। आयुष की पत्नी ने बताया कि इस वक्त वो दिल्ली में सांसद के आवास में छिपा हुआ है। पत्नी ने कहा कि उसकी आयुष से फोन पर बात हुई है। इस दौरान उसने कहा कि वो अब उसके साथ नहीं रख सकता। आयुष की पत्नी ने आगे कहा कि आयुष ने उनके सामने ही सांसद को यह बताया कि वो खुद पर गोली चलवाएगा और चंदन गुप्ता समेत दूसरे लोगों को फंसा देगा। आयुष की पत्नी ने बताया कि आयुष का चंदन गुप्ता नाम के व्यापारी से विवाद चल रहा था। अडानी एयरपोर्ट ग्रुप लखनऊ में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रोटोकॉल अफसर और ग्राउंड स्टाफ की भर्ती के लिए बेरोजगारों से ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क वसूला गया। जालसाजी ने एक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर बेरोजगारों को ठगा। वहीं इस मामले में अडानी एयरपोर्ट ग्रुप ने लखनऊ साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कराया। हरियाणा में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दरअसल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए। उन्होंने कैबिनेट विस्तार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि नए वित्त वर्ष में खुशखबरी दे देंगे। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के 5 आईएएस अधिकारियों और 14 एससीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। ट्रांसफर होने वाले अधिकारियों की लिस्ट भी प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। गुलाचिका में कोरोना विस्फोट हुआ है। दरअसल खरका गांव के स्कूल में 23 छात्र और 4 टीचर पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत शुक्रवार दोपहर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हुई। सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ सेक्टर 64 में मनाए गए सामुदायिक भवन का हवन पूजन के साथ उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए एक विशेष घोषणा भी की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी डिपो से एक बस स्पेशल महिलाओं के लिए चलाने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ी तो बसों की संख्या बढ़ाएंगे। भिवानी में रोजाना ट्रेन की यात्रा करने वाले यात्री रेल संचालन की मांग को लेकर रेलवे परिसर में इकट्ठा हुए और भिवानी स्टेशन अधीक्षक के जरिए केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही ट्रेन का किराया भी कम करने की मांग की। साइबर सिटी गुरुग्राम में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए स्टील बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया, जहां से लोग निःशुल्क स्टील के बर्तन अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए ले जा सकेंगे। फिलहाल बाजार बर्तनों से बर्तन बैंक की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इसके शुभारंभ के दौरान ज्वाइंट कमिश्नर धीरज कुमार ने कहा कि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, इसलिए बर्तन बैंक का शुभारंभ हुआ। शहीद वेदपाल का पार्थिव शरीर पैतृक गांव छोड़ानी लाया गया, जहां उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। बता दें कि शहीद वेदपाल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। भादरगढ़ बाईपास पर किसान ने पेड़ पर रस्सी बांधकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा और साथ ही कहा कि किसान की मांग मानी जाए। फांसी लगाने किसान ने अपने सुसाइड नोट में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की और कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार डटे रहेंगे। पंचकुला के रामगढ़ टीबीआरएन क्षेत्र में अचानक आगजनी का मामला सामने आया। इलाके में सरकंडों और झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसे बचाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गुड़गांव के सेक्टर 10 इलाके में एक 12 साल की नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां 4 युवकों ने 3 मार्च को एक 5वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप किया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शिकायत पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया उस युवक को पीड़िता पहले से जानती थी। हिसार में हांसी पुलिस ने अफीम की तस्करी करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस ने 4 किलो अफीम बरामद की। फिलहाल दोनों आरोपी 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर हैं। दोनों तस्करी की गिरफ्तारी राजस्थल बस स्टैंड के पास से हुई। पुलिस ने जब दोनों की युवकों की तलाशी ली तो एक युवक के पास से 2 किलो 700 ग्राम और दूसरे के पास से 1 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुआ। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि पंचकुला में गरज के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने पंचकुला में पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। हरियाणा मौसम विभाग ने एक बार फिर पंचकुला के लिए 10 मार्च को येलो अलर्ट जारी किया है। फरीदाबाद के ढांडी छतरिया गांव के पास कार हादसे का शिकार हो गई। दरअसल अनियंत्रित कार पेड़ से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत, 5 घायल। ये सभी अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहे थे।
करनाल में निर्माणाधीन कक्षवा पुल में काम कर रहे एक मजदूर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। शव पुल के नीचे से बरामद हुआ। वहीं शव महीने बाद से मजदूरों में नाराजगी है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक मजदूर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। मजदूर के बाद नाराज होकर बाकी मजदूरों ने एक दिन के लिए काम बंद कर दिया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है और मौत के पीछे की वजह तलाश रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिससे सीएम ने केंद्रीय मंत्रालय से हेलीपोर्ट निर्माण कार्य में तेजी लाने की अपील की। जयराम ठाकुर ने कहा कि नागशला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण के लिए वेबकोस लिमिटेड कंसल्टेंट्स का सर्वेक्षण कार्य जल्द शुरू हो गया है, ताकि इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य किया जा सके। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी जिले के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की योजना बनाई है, जो न केवल पर्यटन विकास को बढ़ावा देगा बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि A320 प्रकार के एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की जरूरत है। आपको बता दें वर्तमान में यह हवाई अड्डा 72 सीटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए उपयुक्त है। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। सीएम ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल की जीडीपी में गिरावट आई है और 2021-22 के लिए 9,405 करोड़ रुपए की योजना आकार रहेगा। हिमाचल प्रदेश में साल 2021-22 के लिए सभी क्लास 1 कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। बजट में सब्जी मंडियों के निर्माण और विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपए, प्राकृतिक खेती के लिए 20 करोड़ और कृषि और बागवानी वृद्धि में शोध के लिए 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि 63 मंडियां हैं, 20 नई मंडियां बनाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन का भी ऐलान किया। हिमाचल में बागवानी के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया गया। पशुपालकों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। गृहिणी सुविधा योजना तहत 20 करोड़ रुपए खर्च। सीएम जयराम ठाकुर ने दुग्ध खरीद मूल्य 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया। विश्व में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ 70 लाख को पार कर चुके हैं। 26 लाख से ज्यादा की मौत, 9 करोड़ 26 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ फिर बढ़ रहा है। देश में कोरोना के करीब 18,685 नए केस आए, जबकि 18,000 से ज्यादा ठीक। 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हुई। भारत में यह संख्या 1 करोड़ 12 लाख को पार कर चुकी है। 1 करोड़ 8 लाख 65 हजार से ज्यादा ठीक। 1,57,000 से ज्यादा की मौत हुई है। देश में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए, जहां पर कोरोना के करीब 10,000 से ज्यादा केस मिले, जिसके बाद कुल मामले 22,08,000 को पार कर चुके हैं। राजधानी जिले में आंकड़े फिर बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 321 नए केस आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,40,000 को पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े 6,04,000 को पार कर चुके हैं। 2,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। हरियाणा में संख्या 2,72,000 को पार कर चुकी है। 1,800 से ज्यादा का इलाज अभी भी जारी है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने गुरुवार को संसद में विश्वास मत हासिल करने के बाद चुनाव सुधार पर जमकर ज्ञान दिया। सीनेट इलेक्शन में मिली हार का ठीकरा पाकिस्तानी चुनाव आयोग पर फोड़ने के बाद इमरान खान ने आगामी चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल की बात कही। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला में आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया। बता दें कि इसके पहले दुनिया के किसी भी देश ने इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को भ्रष्टाचार के मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया। बता दें कि अदालत भ्रष्टाचार मामले में राबिया इमरान और उनके पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। यूरोप में एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में यूरोप में कोरोना वायरस के 10 लाख नए केस आए, जो पिछले हफ्ते की तुलना में 9% ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के 2 और लोगों को प्रमुख व प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। बाइडेन प्रशासन में प्रोनीता गुप्ता और चिराग बेंस को जगह दी गई। आगे बढ़ेंगे जहां पर क्रिकेट के महाकुंभ यानी आईपीएल सीजन 14 शेड्यूल जारी हुआ। टूर्नामेंट 9 अप्रैल से चेन्नई में शुरू किया जाएगा। इसका फाइनल 30 अप्रैल को अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला 5 बार की चैंपियनशिप और पिछले बार की विजेता मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच 9 मार्च को खेला जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आईपीएल के सारे मुकाबले इस साल सिर्फ 4 जगहों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद का नाम शामिल है। कोरोना महामारी के चलते लगातार दूसरे साल भी आईपीएल का आयोजन बिना दर्शकों के हो सकता है। दरअसल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने बिना दर्शकों के मैच करवाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की रहेगी।
इंग्लैंड को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 से हराकर टीम इंडिया ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की जगह पक्की की है। टीम का खिताबी मुकाबला अब 18 जून को लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड से होगा। वहीं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के टिकट पाने पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने खुशी जताई। कोहली ने कहा कि भारतीय टीम पूरी तरह से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचना डिजर्व करती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बाद अब उनकी बड़ी बेटी अक्सा अफरीदी भी सुर्खियां बटोर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अफरीदी की बेटी जल्द ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी से सगाई करने वाली है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर 66 साल के हो चुके हैं। इस मौके पर कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें बधाई दी। बता दें कि अनुपम खेर ने साल 1984 में फिल्म सारांश से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। जिमकल हेमा मालिनी ने मुंबई के जुहू में स्थित अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें सभी चीजें पुराने जमाने की दिख रही। बता दें कि मिशन मजनू 1970 के दशक में हुई वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। बिग बॉस सीजन 14 की कंटेस्टेंट अर्शी खान बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला है। फिल्म में अर्शी एक गांव की लड़की का किरदार निभाते दिखेंगे। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी का नया गाना गुंडी का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें सपना का दमदार अंदाज देखने को मिला। बता दें कि सपना का यह गाना 8 मार्च यानी महिला दिवस के मौके पर रिलीज होगा। वहीं सपना चौधरी का एक नया गाना इन दोनों धमाल मचा रहा है। हरियाणवी क्वीन के नाम से इस गाने का नाम है नकटो है, जिसे अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। बता दें कि इस गाने को सुरेंद्र रोमियो ने गाया है। चलो फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।